हेलो बच्चों, दिस इज प्रवीण कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज ई-सरल। तो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन से चैप्टर के? ग्रेविटेशन चैप्टर के। वैसे ही ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बच्चों, एग्जाम के आने वाले क्वेश्चंस को हम यहां पर प्रैक्टिस करेंगे और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन दे देता हूं और ये मोटिवेशन आपके अंदर बहुत ही अच्छा जुनून भर देगा। यहां पर आप देख सकते हैं जो लिखा है उसको पढ़कर आप समझ सकते हैं कि कितनी गहरी बात लिखी हुई है कि द हार्डर द बैटल, यानी जितना मुश्किल आपकी जर्नी होगी, जितना मुश्किल आपका युद्ध होगा, द स्वीटर द विक्ट्री, उतना ही अच्छा और मीठा उसका फल होगा, उसकी विजय होगी, उसकी जीत होगी। यानी कि जितनी मेहनत आज करोगे उसका फल जो होगा वो उतना ही मीठा होगा। यानी जितनी मेहनत करोगे आपका जो रिजल्ट आएगा वो उतना ही अच्छा आएगा। तो मेहनत कर लो और अच्छा रिजल्ट पालो। तो बच्चों, आप सब लोग अभी क्लास 9th में हैं और कुछ बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं और कुछ बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं और हो जाएंगे। थोड़ा सा समय बाकी है, लेकिन हमें चिंता है हमारी अगली क्लास की, क्योंकि अभी तक हमारा कंपटीशन रहता था हमारे स्कूल से, स्कूल के सभी विद्यार्थियों से, लेकिन अब जो है क्लास 10th में हमारा कंपटीशन होने वाला है पूरे इंडिया के बच्चों से। यह नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोगों के लिए होने वाला है। आप सब जो आपका कंपटीशन होगा वो होगा इंडिया के पूरे इंडिया के सभी स्टेट्स के बच्चों के साथ। तो बच्चों, थोड़ी तैयारी गजब की रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब स्कूल से नहीं पूरे इंडिया के स्कूलों से कंपटीशन है, तो तैयारी भी उसी तरीके की होनी चाहिए। और उसी तरीके की तैयारी आपको मिलेगी ई-सरल के साथ चैंप ओपी कोर्स के अंदर। यहां पर आपको मिलेंगे बेस्ट एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, लाइव डिस्कशन क्लासेस और 5 लेयर ऑफ मेंटरशिप, 5 लेयर ऑफ डाउट सॉल्विंग आपको मिलती है। और आपको ये अश्योरेंस मिलती है कि आप अगर इसके पूरे प्रोसीजर के साथ चलते रहे और सारे फीचर्स को आप अवेल करते रहे तो श्योरली आप 95% लेकर आओगे आपके बोर्ड एग्जाम में। और साथ ही साथ आपको मिलता है दुनिया का एक अनोखा सिस्टम जो सिर्फ ई-सरल देता है, वो है ओवरऑल डेवलपमेंट। यानी एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ हम पर्सनली भी एक्सेल करेंगे और सारा जो मतलब ओवरऑल जो हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है वो आप लोगों के अंदर होगा और आप इस दुनिया में छा जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं हमारी पहले क्वेश्चन से। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट वेग्स 10 न्यूटन इन द एयर। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको अगर आप एयर में रख देते हो तो वो 10 न्यूटन, जैसे मान लो ये मैं यहां पर स्केल रख देता हूं, वेइंग स्केल, तो ये उस ऑब्जेक्ट को कितना न्यूटन बताता है? 10 न्यूटन बताता है एयर में। ठीक है, 10 न्यूटन बताता है। व्हेन इमर्स्ड फुल्ली इन लिक्विड, अगर मैं इसको किसी लिक्विड के अंदर फुल्ली इमर्स्ड कर दूं, फुल्ली इमर्शन का मतलब है कि पूरा अब ये डूब चुका है। पहले कितना था? 10 न्यूटन। जब मैं फुल्ली इसको इमर्स कर दूं, पूरा ये डूब चुका है, तो इसका वेट कितना आएगा? इसका वेट आ रहा है 8 न्यूटन। क्या आ रहा है? 8 न्यूटन। आप सब लोग देख सकते हैं इसका वेट आ रहा है 8 न्यूटन। तो आप ध्यान से देखना, जब ये क्या था, एयर में सस्पेंडेड था, तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? तब इस पे सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा होगा जो कि इसका वेट होगा, जो क्या होता है? mg। ठीक है, जो यहां पर दे रखा है 10 न्यूटन। ठीक है, लेकिन जब इसको पानी में इमर्स कर दिया, तो इस पर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा जिसको हम बोलेंगे बायोंट फोर्स। क्या बोलेंगे? बायोंट फोर्स FB। यानी ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे और नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसमें? नेट फोर्स हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं तो W माइनस FB, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो आप यहां पर देखोगे नेट फोर्स कितना आ रहा है? 8 न्यूटन और इसका वेट कितना है? 10 न्यूटन। तो आप FB निकाल सकते हो, बायोंट फोर्स निकाल सकते हो। कैसे? आप यहां से इस न्यूटन को तो हटा सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ हम खेलेंगे। तो आप यहां पर इस FB को इधर लाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इस 8 को इधर ले जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे। तो यहां पर आपका FB जो है बायोंट फोर्स है, इट विल कम आउट एज 2 न्यूटन। क्या आएगा? 2 न्यूटन आपका सही आंसर आएगा। तो ये जो बायोंट फोर्स होता है, इट इज क्या होता है? इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ
लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और आंसर क्या आ रहा है 2 न्यूटन, यानी ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई थिंक ये 5 स्टार क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? 5 स्टार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिल सकता है। साथ के साथ ये आपके जो एग्जामिनेशन होंगे, फाइनल एग्जामिनेशन, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। अब यहां पर देखिए कि एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है जिसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दिस वुडन ब्लॉक इज केप्ट ऑन द ग्राउंड इन द डिफरेंट वेज, इन 3 डिफरेंट वेज, टर्न बाई टर्न, यानी उसको एक बार चेंज करके फिर डिफरेंट वेज में से 3 तरीकों से हम रख सकते हैं। Which of the following is the correct statement about the pressure exerted by the wooden block on the ground? ठीक है, इसके आधार पर इन चारों ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन चूज करना है। तो हम सबसे पहले तो हम इसका ओरिएंटेशन देखेंगे कि कैसा। मान लो ये वुडन ब्लॉक है, ये 3D वुडन ब्लॉक मैंने यहां पर बना दिया है। ये बन गए। अब इसमें क्या दे रखा है, आप सब लोग बहुत ध्यान से इसको समझें। इसको दे रखा है इसने लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, मैं इसको मान लेता हूं लेंथ 50 सेंटीमीटर। इसमें दे रखी है इसने ब्रेड्थ 25 सेंटीमीटर, मैं ये ब्रेड्थ मान लेता हूं 25 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, दिस इज द हाइट, ये 10 सेंटीमीटर मान लेता हूं। इसको 3 डिफरेंट वेज में रखा जाता है। तो एक वे तो ये हो गया जिस तरीके से रखा है, दिस इज द फर्स्ट वे। तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया कौन सा हो जाएगा जो ग्राउंड को टच कर रहा है, ये वाला एरिया। ग्राउंड को टच करने वाला एरिया कौन सा हो गया, ये, दिस इज द एरिया टचिंग द ग्राउंड। क्योंकि जो एरिया डायरेक्ट ग्राउंड के संपर्क में है वही एरिया तो प्रेशर में काम आएगा। यानी प्रेशर क्या होता है हम जानते हैं, प्रेशर होता है आपका जो फोर्स होता है, थ्रस्ट होता है अपॉन एरिया। अगर मान लो एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि प्रेशर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, यही बात है। तो यहां पर होगा एरिया पहले केस में। तो पहले केस में एरिया कितना हो गया, 50 क्रॉस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यानी इसको बेस बनाकर रख देंगे। ठीक है ना, इसको बेस बनाकर रख दिया। इसको बेस बनाकर हम रखेंगे तो ये इस प्रकार से रखने में आएगा। अगर हम इसको बेस बनाकर रखते हैं, ये यहां से इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से बनेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेस में ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। यानी यहां पर एरिया कितना हो गया, यहां पर आपका एरिया हो जाएगा 25 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक होगा आपका थर्ड ओरिएंटेशन की अगर मैं बात करूं तो वो होगा इसको बेस बनाना है। तो इसको बेस बना लिया अपन ने। इस प्रकार से, यानी यहां पर बेस क्या बना, यहां पर बेस बना ये 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर हो गया और ये 10 सेंटीमीटर हो गया, और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर बेस क्या है 50 इंटू 10, तो यहां पर एरिया क्या हो जाएगा 50 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके आधार पर देखें आप, यहां पर प्रेशर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि फोर्स जो होगा थर्स्ट फोर्स, वो हमेशा वेट के इक्वल होगा। तो वेट तो आप ओरिएंटेशन कैसा भी रख दो, क्या वेट चेंज होगा, नहीं, ये तो कांस्टेंट है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड किस पे कर रहा है, एरिया पर। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि फर्स्ट केस में क्या था, ये लेंथ थी, ये ब्रेड्थ थी, और ये क्या थी, हाइट। ठीक है ना। अब ये यहां पर क्या है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, और ये क्या है, लेंथ। ध्यान देना, ये लेंथ है, ये हाइट है, और ये क्या है, ब्रेड्थ। अब इस प्रकार से इसको आंसर करना है। ठीक है,
यहां पर देखोगे तो किसका सबसे ज्यादा एरिया होगा? सबसे ज्यादा एरिया होगा 50 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का, यानी पहला जो होगा जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ का बेस बन रहा है उस पर सबसे ज्यादा एरिया होगा, यानी प्रेशर सबसे कम यहां होगा। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें तो सबसे ज्यादा एरिया फिर सेकंड पे कौन सा होगा? थर्ड केस का, जिसमें लेंथ और हाइट का बेस बन रहा है। ठीक है, थर्ड पे होगा फिर ये सेकंड वाला जिसमें ये बन रहा है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं ऑप्शंस पे आते हैं। द मैक्सिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन लेंथ एंड ब्रेड्थ फॉर्म द बेस। मैक्सिमम कहां पर होगा? क्योंकि यहां पर एरिया मिनिमम है, ध्यान देना, क्योंकि यहां पर एरिया मिनिमम है तो प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम। तो प्रेशर मैक्सिमम कब होगा? जब ब्रेड्थ और हाइट बेस में है। जब ब्रेड्थ और हाइट बेस में, क्या लेंथ और ब्रेड्थ बेस में है तब होगा क्या मैक्सिमम प्रेशर? नहीं, तो ए यहां पर गलत हो जाएगा। मैक्सिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन लेंथ एंड हाइट, क्या बोल रहा था मैं? व्हेन लेंथ एंड हाइट फॉर्म द बेस। तो यहां पर लेंथ और हाइट कर रहा है कि बेस फॉर्म नहीं, जब यहां पर कर रहा है ब्रेड्थ और हाइट कर रहा है, यानी कि ये भी गलत हो गया। ठीक है, सी को देखो, मैक्सिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन ब्रेड्थ एंड हाइट, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम प्रेशर कब होगा? जब ब्रेड्थ और हाइट कर रही होंगी, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर है। मिनिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन लेंथ एंड हाइट फॉर्म द बेस। मिनिमम प्रेशर तो लेंथ और ब्रेड्थ वाले में होगा, क्योंकि यहां पर एरिया मैक्सिमम है, तो एरिया मैक्सिमम तो प्रेशर मिनिमम होगा। ठीक है ना, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इट इज अ 5 स्टार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाता है, एग्जाम में तो आ ही सकता है, बाकी ये साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें भी आ सकता है। कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं? पहले एनटीएससी हुआ करता था, अब इंस्पायर का एग्जाम होता है, आईजेएसओ होता है, एनएससीजीएस होता है, तो उन सब में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन 3 लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज 1 by 1। द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स विद 1 by 9। देखो यहां पर ये 3 है, 3 सिस्टम है, 3 सिस्टम है, तीनों में लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और लिक्विड सेम है, सेम लिक्विड है, कोई दिक्कत नहीं है जी, यहां पर भर दिया। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग डेंसिटी के हैं। सेम लिक्विड भर दिया है हमने, कोई दिक्कत नहीं है, और ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट डेंसिटीज के हैं। ठीक है, अब हम यहां पर रखते हैं ऑब्जेक्ट। पहले में मैंने ऑब्जेक्ट रखा ए, यहां रखा बी, यहां रखा सी। ध्यान देना, ए जो है वो क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट फ्लोट विद 1 by 9, 2 by 11 एंड 3 by 7 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी इतना इनका आउटसाइड द सरफेस ऑफ लिक्विड है, ये बाहर है। यानी जो जितना ज्यादा बाहर, इस कॉन्सेप्ट से ये लगा सकता हूं, जो जितना ज्यादा बाहर रहेगा लिक्विड से, यानी लिक्विड से जितना ज्यादा बाहर रहेगा, इसका मतलब ये होगा कि वो हल्का होगा, तभी तो ज्यादा फ्लोट करेगा। तो जो जितना ज्यादा बाहर, एक कॉन्सेप्ट लगा लो, जो जितना ज्यादा बाहर, जितना ज्यादा बाहर उसकी डेंसिटी उतनी कम, क्योंकि वो हल्का होगा ना, उसकी डेंसिटी उतनी कम, ध्यान रखना, उतनी कम। तो अब इनमें ये पता लगाते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बाहर है, ताकि उसकी डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी, और कौन सबसे कम बाहर है, यानी उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर बाहर कितना है? 9 by 11, यही है, सॉरी 1 by 9, 1 by 9, और यहां पर कितना है? 2 by 11, यहां पर कितना है? 3 by 7। अब यहां पर कंपैरिजन हम कैसे करें? मैथमेटिकली हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं?
इनको या तो पॉइंट्स में कन्वर्ट करें, अगर नहीं कर सकते तो हम इनके बेस को सेम कर देते। बेस को सेम करने के बाद जो आपको पता चलता है वो फ्रैक्शन से ही आपको पता चल जाता है। तो बेस को सेम कैसे किया जाए? बेस को सेम करने का एकमात्र तरीका है कि हम तीनों बेसिस को, ये जो होंगे इनके बेस, तीनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मैं इन तीनों को यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें 9 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 11 इंटू 7, ध्यान देना। अच्छा, यहां पर क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे 11 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहां पर 11 ऑलरेडी है तो मैं यहां पर 9 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर नीचे कर दूं। यहां पर 7 है तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, 9 इंटू 11 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और यहां पर भी 9 इंटू 11 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 77। ठीक है ना, नीचे कितना भी है, नीचे बेस में आप उसको मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर आप देखोगे कितना आएगा, यहां पर देखो ये आ जाएगा 7 टू जा 14, 7 टू जा 14, ठीक है 14 ही आएगा ना, और फिर ये आ जाएगा आपका 26, 7 टू जा 14 इंटू 9, 9 क्या होता है, अगर हम बात करें तो 140 में से 14 माइनस कर लो भाई, 10 में से 1 माइनस 14 माइनस कर लो तो कितना आएगा, 140 में से 14 माइनस करते ही 36, 26, ठीक है ना, तो 126 इसका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 126, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 11 इंटू 7। यहां पर देखो, यहां पर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 इंटू 99 इंटू 3, यही होगा भाई, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 27 और 27 2 29, 297, 9 इंटू 11 इंटू 7। तो कौन सबसे ज्यादा बाहर है, कौन सबसे ज्यादा बाहर है, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा बाहर कौन है, सबसे ज्यादा बाहर ये है फर्स्ट नंबर पर, और सेकंड नंबर पर ये है, और थर्ड नंबर पर ये है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बाहर कौन है, वो वाला। तो अगर मैं इसकी डेंसिटी D1 मानता हूं पहले वाले की, फिर इसकी D2 मानता हूं और इसकी D3 मानता हूं, तो मुझे ये पता चल गया कि जो सबसे ज्यादा बाहर है उसकी डेंसिटी सबसे कम है, यानी D3 जो होगा वो सबसे कम होगा, फिर उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा, फिर सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा, ठीक है ना, यही होगा, जो सबसे कम बाहर है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए तो वो अंदर है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका, सबसे ज्यादा किसका है, D1 का है, तो सबसे ज्यादा D1, D2, D3, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा A, ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज बिफोर फॉलिंग बैक इज गिवन बाय। अब आप यहां पर देखें, ये हमारी सरफेस है, सरफेस से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, m मास का कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, उसको u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और वापस लौटेगा, यही होता है सीन। मैक्सिमम हाइट पर जब वो जाता है तो उस मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं भली भांति कि ये हो जाएगी, अगर h मैक्स ये है आपकी मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पर ये इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो अब हम यहां पर जो हमारी इक्वेशंस हैं उन इक्वेशन से ये कर सकते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है h इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू v² माइनस u² इज इक्वल टू 2ah, यही है, एक ही जगह g लिख देंगे हम क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात चल रही है, ठीक है ना, ये gh हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दे, यहां पर फाइनल वेलोसिटी जो है, ये जो g है ये क्या हो जाएगा भाई, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव मान लेता हूं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के नीचे की तरफ तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, -g, तो यहां पर +g ना रखते हुए मैं क्या रखूंगा, -g रखूंगा, तो ये हो जाएगा -2gh, ठीक है ना। यहां पर u को मैंने पॉजिटिव ही रखा है, अब v 0 है तो ये -u² इज इक्वल टू -2gh हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये u² अपॉन 2g हो जाएगा इज इक्वल टू h मैक्स हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, u² अपॉन 2g, किस में आ रहा है आंसर, बी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आप सब लोग जानते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यहां पर लिखा है इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स, इज लीस्ट एट पोल्स और इज लीस्ट ऑन इक्वेटर, और जो भी है।
अब इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि हमारा जो अर्थ होता है उसका शेप होता है इस प्रकार का, ठीक है ना, यानी कि ये पोल्स पर चपटी होती है और इक्वेटर पर फूली हुई होती है। तो आप इसको समझें, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। तो आप जानते हैं ये रेडियस एट इक्वेटर है, ये यहां पर हम देखेंगे रेडियस एट पोल्स है। तो आप जानते हो कि कौन सबसे ज्यादा होगा, रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल्स, यही होगा अगर ये सेंटर हम मानते हैं तो। और हमारा जी जो होता है, जी जो होता है वो जी कैसे डिफाइन करते हैं हम, जी इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये है एम मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। यहां से ई हटा देते, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों तो कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा ना, मास तो पूरे ऑब्जेक्ट का ही है, रेडियस का थोड़ी इसमें चक्कर है। तो मास तो कांस्टेंट है, तो जी और एम कांस्टेंट है, तो आप यहां से बोल सकते हो कि स्मॉल जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब जहां ये ज्यादा हो जाएगा आर, वहां जी कम हो जाएगा। तो ज्यादा कहां पर है, इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दी पोल्स। समझ में आई बात। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है दैट इज मोर एट पोल्स एंड लेस एट इक्वेटर। तो इज सेम ऑन इक्वेटर इन पोल्स, ये तो गलत बात है। इज लीस्ट एट पोल, नहीं गलत बात है ये भी। इज लीस्ट ऑन इक्वेटर, ये सही बात है। इंक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, अब ये भी चेक कर लो, क्या पोल से इक्वेटर की तरफ इंक्रीज होता है, नहीं। पोल से इक्वेटर की तरफ जब आप आते हो तो क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 × 10⁻22 kg। If the distances between the earth and moon will be 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, calculate the force exerted by the earth on the moon। ठीक है ना, जी का वैल्यू यहां पर दे रखा। आप जानते हो कि ये जो ग्रेविटेशन का लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ है, ये हर जगह वैलिड है। तो अर्थ और मून के लिए भी वैलिड है। मान लो ये मून है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है उन्होंने, डिस्टेंस भी दे रखी है। क्या दे रखी है डिस्टेंस, ये दे रखी है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, ठीक है। इसका मास दे रखा है 7.4 × 10⁻22 kg। यहां पर दे रखा है 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, हमें फोर्स निकालने के लिए, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही था। तो यहां पर m1 क्या हो जाएगा, अर्थ का मास। तो ये कैपिटल जी को वैल्यू प्लेस कर दो मैं 6.7 × 10⁻11 इंटू 6 × 10⁻24 इंटू, अब ये मून का मास देखो 7.4 × 10⁻22 kg। यहां पर अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस हम मीटर में रखते हैं, किलोमीटर में नहीं। तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा 3.84 इंटू, इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 10⁸ मीटर, और इसका फिर स्क्वायर हमें करना है, तो इसका स्क्वायर। अब आप यहां पर ध्यान से देखें, इसको ध्यान से देखें, समझें क्या आएगा। यहां पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 यानी 10⁻16, तो इसमें ही आ गया, ठीक है। 10⁻16 तो इसमें ही आ गया, माइनस ये 11 है तो यहां से इससे कटेगा तो इसमें 11 बचेगा। यानी यहां पर अगर मैं पावर की गणना करूं तो क्या हो जाएगा 11 10 35, ठीक है ना। यहां 10⁻35 ये हो जाएगा, और 16 इसमें से माइनस होगा, तो 16 माइनस होते क्या बचता है, 16 अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 16 + 3 18 बचेगा, यही बचेगा 18 19 बचेगा, ठीक है। अब यहां पर जो है 18 और 19 बचेगा, यहां पर आप देख सकते हो 6 को फिर 7 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6.7 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे 3.84 का भी स्क्वायर होगा तो इट विल कम अराउंड 10 से ज्यादा ही आएगा, 11 के लगभग। तो ये सारा जो है काट पीट कर क्या आने वाला है, आप सब लोग इसको देखेंगे, ये आएगा आपका 2.01 × 10⁻20 न्यूटन आएगा, ठीक है। यानी जो फोर्स होगा
जो फोर्स होगा अर्थ का मून पर, वो फोर्स होगा 2 इंटू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन, यानी बहुत ज्यादा लार्ज फोर्स होगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून पर कौन लगा रही है, अर्थ लगा रही है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर अ रिवर, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज, द स्टोन टेक्स 2 सेकेंड टू टच द वाटर सरफेस इन द रिवर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज। ठीक है, एक नदियां बह रही है, एक नदियां बह रही है, ठीक है ना। इस नदिया के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, यहां से ऐसे एक पहाड़ है, ये पहाड़ अच्छे से नहीं बना है हमसे, इन पहाड़ों के बीच में से नदियां बह रही हैं और इनके बीच में एक ब्रिज बना हुआ है। दिस इज द ब्रिज, फलाना ढिकाना, है ना, ये ब्रिज है। इस ब्रिज से यहां से इसने ड्रॉप किया और ये पानी की सरफेस पर लौटा। ठीक है, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, हाँ। या फिर ऐसे बना लेते हैं, ये पिलर है, ये पिलर है, इस पिलर पर ये ब्रिज रखा हुआ है, ये दूसरा पिलर है, इसके नीचे यहां पर पानी है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये अच्छे से नहीं आपको समझ में आएगा। तो इस पानी में आपने कुछ स्टोन को फेंका, स्टोन यहां से फेंका आपने, वो स्टोन आया 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 ये सरफेस से टकरा है, तो ये हाइट क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी ब्रिज की वाटर की सरफेस से। ठीक है, अभी यहां से ड्रॉप किया है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियली 0, और इसने कितनी हाइट ट्रैवल कर ली, h हाइट। ये बोल रहा है कि वो इतने में कितना टाइम लेता है, 2 सेकंड, 2 सेकंड लेता है, तो इसको बताना है कि इसकी हाइट क्या होगी। तो हाइट का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होगा, ut प्लस हाफ at², यही था। तो ये h की जगह h, u 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 प्लस हाफ a की जगह क्या आ जाएगा, g की वैल्यू क्या ले रहा है यहाँ पर 9.8, ठीक है ना, और टाइम ले रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा ये। तो हाइट आ जाएगी आपकी यहाँ पर, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है तो 1/2 से 1 स्क्वायर तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 9.8 इंटू 2, दैट विल कम अराउंड 19.6 मीटर। क्या आंसर आने वाला है, 19.6 मीटर आपका आंसर आने वाला है। यही होगा, यही होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट गोज through a distance of 19.6 meter, find the initial velocity of the ball and the time taken by it to rise to the highest point। ठीक है, यहां पर ये है कि एक बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, ठीक है ना, वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, ये बॉल है, इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, यूं हमें नहीं पता है, ये यहां पर गई, ठीक है ना, वर्टिकली अपवर्ड, और डिस्टेंस ऑफ 90, इट गोज थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 9.6 मीटर, ये अपवर्ड जाती है, 19.6 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये बोल रहा है। ठीक है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड टाइम टेकन बाय इट टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। यहां पर क्या हो जाएगा भाई, इनिशियल वेलोसिटी u है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा। डिस्टेंस आपको दे रखी है, तो u कैसे फाइंड कर सकते हैं वो बताना है आपको। तो यहां पर आपके पास रिलेशन होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। यहां पर v की जगह क्या लिख दोगे 0, u की जगह क्या लिखोगे u, और 2 की जगह क्या लिखोगे 2, a की जगह लिखोगे आप माइनस g, क्योंकि ये जो इस डायरेक्शन में जा रहा है u, और g यहां पर लगेगा इस डायरेक्शन में, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस g। तो माइनस जी की वैल्यू क्या हो जाएगी -9.8, ठीक है ना, और s क्या है, हाइट है, तो ये हो जाएगा 19.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर u स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर माइनस आएगा, इधर माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ, ये आ जाएगा आपके पास -2 इंटू 9.8। इसको भी मैं क्या 2 इंटू 9.8 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया तो u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 2 को एक साथ करो, 2 क्रॉस 2 इंटू 9.8 इंटू 9.8,
यही बात है। इसका स्क्वायर रूट करोगे आप, इसका स्क्वायर रूट करोगे दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर का आ जाएगा u और इसका आ जाएगा 2 में से 1 2 और 2 बार 9.8 में से 1 बार 9.8। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, क्या आ जाएगा आपका आंसर, इट विल कम u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी से इसको फेंकना पड़ेगा, तब जाकर ये इसको अचीव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। A rectangular wooden block has mass of 4 kg. The length, breadth and the height of this wooden block are 50 cm, 25 cm and 10 cm respectively. Find the pressure on the tabletop. देखो यहां पर वुडन ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक का मैं यहां पर पूरा डायग्राम बना रहा हूं। ये वुडन ब्लॉक हम बना लेते हैं, ये बन गया वुडन ब्लॉक। ठीक है, इसका मास है 4 kg। मास कितना केजी है इसका, 4 kg। और क्या बोला, लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 50, वही अगेन 25 और 10 सेंटीमीटर, सेम है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रेशर ऑन द टेबल टॉप। टेबल टॉप पर प्रेशर हमें फाइंड करना है। व्हेन द वुडन ब्लॉक, यहां पर जी को हमें 10 लेना है। व्हेन द वुडन ब्लॉक when the wooden block is capped with the surface measuring 50 क्रॉस 25। अब एरिया, अगर यहां पर ए की अगर मैं बात करूं तो ए में क्या बोल रहा है, एरिया कितना बता रहा है, ये एरिया बता रहा है ये 50 क्रॉस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करना है, हमें प्रेशर मेजर करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसको हमें मीटर स्क्वायर में लेना होता है। तो मैं यहां पर इसको करता हूं सॉल्व, ये आ जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में मैं करूंगा तो कैसे आएगा, ये मीटर में करूंगा तो आप जानते हो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 0.01 मीटर यही होंगे। या फिर मैं यूं बोल सकता हूं 10 टू पावर -2 मीटर होंगे। उसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जैसे मान लो यहां पर मैंने बोला 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखिए 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 1/100 मीटर। सेंटीमीटर का स्क्वायर करूंगा तो क्या इसका भी स्क्वायर करूंगा, तो क्या ये 1/100 का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। पक्की बात है, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 10 टू पावर -4, यानी कि मैं यहां पर लिख दूंगा 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर मैं प्रेशर निकालता हूं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स किसका लगेगा, इसमें सिर्फ वेट का लगेगा। तो W क्या हो जाएगा, M इंटू जी। तो M कितना है इसका, 4 इंटू जी कितना है 10, यानी ये आ जाएगा आपका W 40 न्यूटन। तो यहां पर मैं लिखूंगा 40 न्यूटन, यहां पर लिख देता हूं पहले, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो ये आ जाएगा 40 न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया आ जाएगा आपका 1250 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, और ये -4 ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी 40 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1250, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो 4 इंटू इसको करोगे आप 10,000, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 इंटू 100 भी लिख सकते हैं फॉर योर कैलकुलेशन पर्पज। 125 को आप क्या करोगे, 25 से करोगे कैंसिल आउट, तो 5 टाइम्स इसको करोगे तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। इस 5 से इसको करोगे तो कितने टाइम्स आ जाएगा, 20 टाइम्स। तो आप देखोगे ये आ जाएगा आंसर 16 इंटू 20, दैट विल कम अराउंड 1632 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 320 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, एक आंसर। बी का अगर हम देखें तो यही सेम है, यहां पर 25 वाला सीन है, तो ये आ जाएगा आपके पास, यहां पर प्रेशर आ जाएगा बी में फोर्स अपॉन एरिया करके। यहां पर फोर्स तो 40 न्यूटन ही होगा, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 25 इंटू 10 यानी 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर को कैसे करते हैं अपन, 10 टू पावर -4 है, तो क्या आ जाएगा ये वापस से 10 टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 250। इसको आप करोगे तो आ जाएगा
यहां से आप काट दो इस 0 को, तो ये बचेगा 4 डिवाइडेड बाई 25 इंटू, इसको आप कर दो 100 इंटू 100। क्यों करना होता है ये मैं बता देता हूं, कैलकुलेशन पर्पज से। ये जाएगा 4 टाइम्स, यानी ये जाएगा आपका 1600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका प्रेशर बी का। ठीक है, तो क्लियर हो गया ए और बी में कैसे प्रेशर मेजर करना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि स्टोन एंड द अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, व्हाई देन वी सी ओनली द स्टोन फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ बट नॉट द अर्थ राइजिंग टुवर्ड्स द स्टोन। इसका मतलब ये है कि जैसे ये अर्थ है हमारी, तो इस अर्थ के ऊपर आप देखोगे कि जो हमारा स्टोन है, ये छोटा स्टोन है, ये अर्थ की तरफ आता है, इट विल मूव टुवर्ड्स द अर्थ। क्यों नहीं अर्थ जो है वो इस स्टोन की तरफ जाती है, क्यों ये जो मूवमेंट है क्यों नहीं होता है, और ये मूवमेंट ही क्यों होता है? इसका कारण है, आप देखोगे अर्थ, ये स्टोन होगा, इसका मास कितना होगा? बहुत ही कंपैरेटिवली कम होगा। ये जो फोर्स होता है, लेट सपोज मैं यहां पर इसको ले लेता हूं 1 kg, तो ये जो फोर्स होगा ये कितना फोर्स होगा? ये हो जाएगा m इंटू जी, ये हो जाएगा 1 kg, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू, या इसको वैसे कैलकुलेट कर लो आप, 9.8 न्यूटन आएगा, ये 9.8 न्यूटन आएगा। इस फोर्स को ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कैपिटल जी m अपॉन स्मॉल m और ये r स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां पर आ जाएगा आपका आंसर 9.8 न्यूटन। अब ये फोर्स आया इन दोनों के बीच, इसका मतलब ये है कि जो फोर्स लग रहा है किस पर? ऑब्जेक्ट पर, m मास पर, किसके द्वारा? अर्थ द्वारा। वो कितना लग रहा है? 9.8 न्यूटन। अगर मैं इसको एक्सेलरेशन निकालूं तो मास इंटू एक्सेलरेशन बोल सकता हूं। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? किसका एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ क्या आ जाएगा? 9.8 डिवाइडेड बाई इसका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि 1 है। ये क्या है? 1 है ना, स्मॉल m क्या है? 1 kg है जो हमने ले रखा है। तो ये आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर मैं इसी फोर्स की बात करूं, अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट लगा रहा है वो भी तो इतना ही फोर्स होगा, 9.8 न्यूटन होगा ना, एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन वाला केस है। अगर मैं इसको भी मास इनटू एक्सेलरेशन करूं और एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, m ऑब्जेक्ट अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा यहां पर? फोर्स अपॉन मास ऑफ द अर्थ। फोर्स कितना है? 9.8। मास ऑफ द अर्थ कितना होता है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। अब यार आप देखोगे तो इट विल कम अराउंड 0, ये 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। बहुत ही कम वैल्यू होंगी ना, तो जब 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है तो कैसे ये मूव करेगी? तो ये इसका वैलिड रीजन है। तो बच्चों आपने देख लिया, इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है सारे क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब लेकिन आपको चिंता है आपके क्लास 10th की, और आप चाहते हैं कि क्लास 10th में आप 95 से ऊपर ही फोड़ें, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है, नेशनल एग्जाम है। पहली बार आप एक पूरे इंडिया के बच्चों के साथ एक एग्जाम दे रहे होंगे, इंडिया के जो सभी स्कूलों के बच्चे हैं उनके साथ कंपीट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर तैयारी भी जबरदस्त होनी चाहिए, और ये तैयारी आपको कराएगा ई सरल चैंप ओपी कोर्स में। तो आज ही बच्चों इस कोर्स के अंदर एनरोल करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एनरोल करके अपनी तैयारी को अभी से इतनी अच्छी कर लें कि अब एग्जाम आने पर, जब बोर्ड के एग्जाम आएंगे तब भी हम ऐसे ही फोड़ेंगे जैसे 9th में हम फोड़ते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।